कार आप सभी का स्वागत है एग्जाम एडुजोन पर। इतिहास सीरीज का आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम इतिहास के सभी कालखंडों का सामान्य परिचय देखेंगे। यूपी पीसीएस प्री 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या 72वीं बीपीएससी या यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ या करंट अफेयर्स साथ ही एमसीक्यू वगैरह इस पर कराए जाते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें जीएस प्लस करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है, साथ ही यूपी पीसीएस के लिए सी साइट भी कराया जाएगा। यूपी पीसीएस आरओ के लिए हिंदी और जीएस करंट अफेयर्स सारा कराया जाएगा। बीपीएससी के लिए पूर्वावलोकन प्लस साथ में जीएस और करंट अफेयर्स कराया जाएगा। तो आज का लेक्चर देखते हैं। इसमें जो इतिहास के सारे कालखंड हैं इनका संक्षिप्त जानकारी दी गई है कि मानव इतिहास को समय एवं घटनाओं के आधार पर विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। इतिहास जो है को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। वैसे इतिहास को और एक और तरीके से बांटा जाता है। इसके प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में सारा आ जाता है प्राचीन से लेकर के और वर्तमान काल तक का जो है। फिर समकालीन भारत में जो है 1947 से लेकर के 1947 के बाद का भारत देखते हैं तो इस तरीके से। तो प्रागैतिहासिक काल अगर देखें पहले तो इसके 3 काल थे। यह वह काल है जब मानव को लिखने की कला का ज्ञान नहीं था। इस काल की जानकारी पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होती है। तो जो प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक वाला है, इन सभी का जो डिवीजन है हम अगले लेक्चर में बता चुके हैं। जो पहला लेक्चर था वो ऊपर प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके 3 भाग हैं प्रमुख। कौन कौन से? तो पुरापाषाण काल है, जो पहला इतिहास लेखन का जहाँ से या मानव इतिहास के जो साक्ष्य मिलते हैं उसको सबसे पहला वाला जो काल है उसको पुरापाषाण काल कहते हैं। तो इसमें क्या है कि मानव शिकारी एवं भोजन संग्रह करता था। फिर पत्थर के औजार उपयोग में लाए जाते थे। उस समय जो मानव शिकार वगैरह के लिए जो औजार यूज करता था वो पत्थर के होते थे। आग की खोज हो चुकी थी इसी समय में। फिर मध्यपाषाण काल में क्या है, तो दूसरा जो काल है वो मध्यपाषाण काल है। छोटे पत्थर के औजार बनने लगे थे इस समय, पशुपालन प्रारंभ हो गया था। फिर तीसरा काल है नवपाषाण काल, जिसमें कृषि का विकास हो चुका था, स्थायी निवास प्रारंभ हो चुका था और मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। तो मिट्टी के बर्तन जो है वो बनने लगे थे, कृषि होने लगी थी, आरंभिक कृषि के प्रमाण मिलने लगते हैं यहाँ। फिर ताम्रपाषाण काल जो है ये चौथा इसी में है। प्रागैतिहासिक काल के तहत चौथा काल जो है तांबे एवं पत्थर दोनों का उपयोग होने लगा है। जैसे पहले जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर का यूज होता था, जो औजार बनाए जाते थे। अब क्या है कि आगे जो है पत्थर की जगह पर तांबे के नुकीले वो लगाए जाते थे। फिर ग्राम सभ्यता का विकास हो गया है। अगला जो काल है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको आदि ऐतिहासिक काल के तहत देखा जाता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी तक कालखंड रहा है। अच्छा, इसमें शब्द यूज हुआ ईसा पूर्व और ईस्वी, 2 चीजें होती हैं, ईस्वी और ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व जो है ये ईसा मसीह को जो जन्म है उसको 0 मानते हैं। उसके बाद का जो समय है वो ईस्वी माना जाता है। जैसे कि अभी 2026 चल रहा है तो ईसा मसीह के जन्म से कितने 2026 साल हो गए हैं। और ईसा पूर्व जो है, ईसा मसीह का जो जन्म है उसके पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। तो जैसे 2500 ईसा पूर्व है तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पूर्व की बात ये है। फिर यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो जो सिंधु सभ्यता है ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। मेंस में क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। फिर प्रमुख नगर इसके कौन कौन थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है। इस तरीके से जब हम सिंधु सभ्यता वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इनको। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो सुनियोजित नगर व्यवस्था थी इस समय की। फिर जल निकासी प्रणाली यहाँ की सबसे बेहतर थी। व्यापार एवं उद्योग जो है ये बहुत ज़्यादा संपन्न था उस समय का। फिर अगला है वैदिक काल में देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल, इसको भी 2 भागों में बांटा गया वैदिक काल को। पहला है ऋग्वैदिक काल। इसमें क्या है कि आर्यों का आगमन हो चुका है भारत। पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था थी उस समय की। जनजाति व्यवस्था थी उस समय। समाज जो था जनजाति तरीके का था। हर जनजाति जिसे उसका एक कबीला होता था और कबीले का सरदार होता था। उसमें से जैसे इंद्र वगैरह का जो नाम पढ़ेंगे आप लोग तो इन्हीं व्यवस्था के तहत आता है। अगला है उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग्वैदिक काल है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। और 1000 से लेकर के 600 बीसी तक जो काल है उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इस समय क्या हुआ था, कृषि का विस्तार हो चुका था, यानी कि कृषि जो है सही तरीके से होने लगी थी। वर्ण व्यवस्था मजबूत हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था अलग तरीके की है, जहाँ महिलाओं को भी अधिकार है और जो जाति प्रथा है उतनी ज़्यादा कट्टर या कठोर नहीं हुई थी। फिर वर्ण व्यवस्था मजबूत हो सकी थी इस समय। राज्यों का विकास हुआ था। उसके बाद में फिर देखेंगे महाजनपद काल। राज्यों का जो विकास हुआ है उसी की अगली कड़ी में महाजनपद बने हैं राज्य जो थे। तो महाजनपद में क्या था, 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। जो महाजनपद है 16 बड़े जो जनपद थे उन्हीं को महाजनपद कहा गया है। मगध जो था इनमें सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद इसी काल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का विकास हुआ है। मगध के तहत ही जो पहला वंश आया, हर्यक वंश आया, फिर आया है शिशुनाग वंश, उसके बाद में फिर नंद वंश आया है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। मौर्य के बाद में देखेंगे तो
शुंग आए हैं, फिर कण्व आए हैं, फिर उसके बाद में कुषाण जो है, सातवाहन भी है, कुषाणों के बाद गुप्त आए हैं। तो इस तरीके से आगे का समय चला है। इसी काल में क्या है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय हुआ। तो जैन धर्म में बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ है वो धार्मिक नई चेतना के विकास के रूप में हुआ था। फिर अगले इसी कड़ी में आएंगे, मौर्यकाल आएगा। मौर्यकाल में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और अशोक जो थे तीसरे राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य पहले इन्होंने स्थापना की थी, उसके बाद बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं। फिर कलिंग युद्ध जो अशोक के समय हुआ था 261 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था ये, के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत इनकी सुदृढ़ थी। फिर उत्तर मौर्य काल में देखेंगे तो मौर्य का जो काल है लगभग 250 ईसा ईस्वी तक चला, यानी कि 200-250 सालों तक चला। उसके बाद फिर उनके जो बाद का काल है उसको उत्तर मौर्य काल कहा जाता है। तो इस समय जैसे शुंग वंश आया, शुंग के बाद कण्व आए, कण्व के बाद फिर सातवाहन है, सातवाहनों के बाद कुषाण है, कुषाण के बाद फिर इस तरीके से जो बड़े राज्य आए हैं उसमें फिर गुप्त वंश हुआ है। कनिष्क प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कनिष्क जो है इसी के समय से 78 ईस्वी जो है शक संवत की जो शुरुआत है वो 78 ईस्वी से मानी जाती है। तो ये जो शुरुआत है इसी कनिष्क के शासनकाल से हुई है। बौद्ध धर्म का जो विस्तार मध्य एशिया तक हुआ है, जैसे अफगानिस्तान का 2001 में जो तालिबान था उसके द्वारा बौद्ध बामियान जो बौद्ध मूर्ति थी वो अफगानिस्तान में थी। तो जो ये मध्य एशिया तक हुआ है ये कुषाण काल में ही हुआ है, उस समय का है ये। उसके बाद गुप्त काल आता है। तो गुप्त काल जो है इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका कारण ये था कि विज्ञान, गणित, साहित्य, कला आदि का विकास इस समय सबसे ज्यादा हुआ था। आर्यभट्ट एवं कालिदास जैसे प्रसिद्ध विद्वान इसी समय में थे। फिर प्रारंभिक मध्यकाल जो है, तो हम जो इतिहास में अगर देखें मध्यकाल शुरू होने से पहले के काल को प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है। इसमें लगभग 700 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक के समय को रखा जाता है। उसी में है राजपूतों का उदय हुआ है। दक्षिण भारत में चोल, पल्लव एवं राष्ट्रकूट। तो चोल महान मूर्ति निर्माता थे, पल्लव जो मंदिर निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्रकूट भी मंदिर निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये शक्तिशाली शासक बने हैं। फिर मंदिर स्थापत्य कला का विकास जो हुआ है तो ये पल्लवों का सबसे ज्यादा हुआ है। उसके बाद फिर चोल, फिर राष्ट्रकूट, इन सब ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया है। फिर दिल्ली सल्तनत का जो विकास काल है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा है। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापना की गई थी। देखो 1192 वाला जो युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था, उसमें पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। उसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत या मुगल या तुर्क वंश की या इस तरह की इस्लाम की स्थापना जो है, इस्लामी राज्य की स्थापना हो गई थी। उसी के बाद में मोहम्मद गौरी जो था उसकी 1206 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका गुलाम कहो या उसका दामाद भी था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत की। उसमें फिर पहला वंश जो है गुलाम वंश आता है। गुलाम में ही बलबन है, फिर बलबन के बाद खिलजी वंश आता है जिसमें जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के बाद जो लास्ट में आता है ये लोधी वंश आता है। लोधी वंश का ही इब्राहिम लोधी था जिसको 1526 में बाबर द्वारा हराया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और वहां से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इसकी विशेषताएं क्या रही थी दिल्ली सल्तनत में, तो मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी, नई प्रशासनिक व्यवस्था आई थी, स्थापत्य कला का जो विकास था, जो भारतीय स्थापत्य कला था उसमें नया आयाम इसने जोड़ा था। अब 10वां देखेंगे तो इसमें है मुगल काल। 1526 में बाबर द्वारा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें स्थापना की गई थी इब्राहिम लोधी को हरा के। अकबर महान शासक इस समय का था। अकबर भी तीसरा शासक ही था। अगर देखें मौर्य काल में तीसरा शासक कौन था, अशोक था। उसी तरीके से अकबर जो अपने काल का तीसरा शासक था। ये ऐसा बता रहे हैं क्योंकि तीनों जो है अपने अपने समय के महान राजा हुए हैं, इस वजह से इनकी काउंटिंग की जाती है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति इसकी सबसे ज्यादा फेमस रही थी। कला एवं स्थापत्य का जो जितना ज्यादा विकास इनके समय में हुआ है वो आज भी हम लोग देखते हैं। फिर आधुनिक भारत में अगर देखें तो मुगल काल के बाद में फिर शिवाजी, इस तरीके से जो और क्षेत्रीय राजा थे वो भी जब हम इतिहास पढ़ेंगे उनके समय में आएंगे तो वो भी पढ़ेंगे। तो इसमें फिर अब देखेंगे कि 1707 से शुरू होता है आपका कौन सा आधुनिक काल की शुरुआत होती है, जिसमें से पुर्तगालियों यानी कि जो विदेशी यूरोपीय हैं उनके आगमन की बात की जाती है। जैसे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इसका क्रम भी जिससे पूछा जाता है कौन पहले आया, पुर्तगाली, फिर पुड अफ्रा, इसको पुड अफ्रा जो करके है ये क्रम एक तरीके से हमने मतलब खुद का बनाया हुआ है। तो इसको याद भी कर सकते हैं। पुर्तगाली से 1498 में वास्को डी गामा आया है, फिर डच आए हैं 1500 के आसपास, फिर फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए हैं 1600 में, उसके बाद फ्रांसीसी आए हैं 1665-68 के आसपास आए हैं। तो इस तरीके से भारत में विदेशी जो आगमन है अंग्रेज का यूरोपीय आगमन है। फिर ब्रिटिश शासन की स्थापना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके तहत बंगाल पर कब्जा किया। उसके बाद में 1764 का जो युद्ध हुआ है बक्सर का युद्ध, उसमें बंगाल के साथ साथ उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र था वो
जो अंग्रेज थे उसके एकाधिकारी स्वामी बन गए थे। फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ है, जिसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद में फिर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। गांधी का नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन, तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण से अपना पहला आंदोलन शुरू किया है। उसमें और भी आंदोलन होते रहे, जो हम पढ़ेंगे उसको भी देखेंगे। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में, कब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है। उसके बाद समकालीन भारत में जो 1947 जो है, 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत जो है, उसको समकालीन भारत के तहत पढ़ा जाता है, जिसमें भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। लोकतंत्र की स्थापना हुई है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था में विकास के लिए कार्य किया गया है। तो इस तरीके से जो हमारा इतिहास है, इसको इन कालखंडों में बांट करके हम आगे अध्ययन करेंगे। इस कालखंड क्या है, इतिहास के इस काल विभिन्न कालखंड मानव सभ्यता के विकास की कहानी प्रस्तुत करते हैं। प्रागैतिहासिक मानव से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक भारत तक की यात्रा हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की गहरी समझ प्रदान करती है। तो इस तरीके से जो इतिहास है, इसको समझने की प्रक्रिया में हम धीरे धीरे लेक्चर लेकर के आते रहेंगे। और अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा, उसमें पाषाण काल यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के तहत हम पाषाण काल को समझेंगे। हो सकता है एक ही लेक्चर में समाप्त करें या एक दो लेक्चर आएंगे। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा यही तक था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर भी करें, और पीडीएफ और करंट अफेयर्स और एमसीक्यू वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ज्वाइन करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।